अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग अपनी बेसिक कमांड जो लेक्चर नंबर 10 में हमने स्टार्ट की थी फर्दर उनकी नेक्स्ट कमांड्स को हम देखेंगे। तो पीटीबी की बुक से जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारा होगा 2.9.6 टू 2.9.13 एंड फ्रॉम आईटी सीरीज क्वेश्चन नंबर 17 टू 21। और साथ इस लेक्चर में भी हम लोग अपने 2 प्रोग्राम्स करेंगे 2.11 एंड 2.12। तो फर्स्ट कमांड जो हमारी 2.9.6 है वो हमारी आती है फाइल्स कमांड। फाइल्स कमांड में क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होती है कि हमारी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको एक लिस्ट के फॉर्म में अगर हम लोगों ने शो करवाना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो फाइल कमांड यूज़ करते हैं। अब किस तरह होगा कि फ़ाइल और फिर आगे हम लोग उसका पाथ नेम दे देते हैं। जो भी हमारा हम फाइल का वर्ड लिखते हैं इसका सिंटैक्स है, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना फाइल्स और आगे पाथ नेम के जिस पाथ की हमने फाइल्स जो हैं वो ओपन करवानी है उस डायरेक्टरी का पाथ, उस फोल्डर का पाथ हम दे देते हैं ताकि इस फोल्डर के अंदर इस पाथ में हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो उन सबको ओपन करवा देगा। अब इसमें होता क्या है, हम लोग इसमें जो है अगर लेट्स सपोज हमें अपनी फ़ाइल का नेम नहीं याद है, हमें नहीं याद कि मेरी फ़ाइल जो थी उसका नेम क्या था, या उसका नेम अगर हमें याद कि उसकी डायरेक्टरी नेम क्या था, और इवन कि मुझे ये भी नहीं याद है कि मेरी फ़ाइल जो थी वो कितने कैरेक्टर्स पर कंसिस्ट थी। सपोज़ मैंने अपनी फ़ाइल सेव की थी कंप्यूटर के नाम से, तो इसमें कितने लेटर्स मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब एक मैंने कंप्यूटर नाम की लेट्स सपोज फाइल सेव की थी, लेकिन अब मुझे नहीं याद है मेरी वो फाइल क्या थी, लेकिन मुझे ये याद है कि वो 8 कैरेक्टर्स की थी। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें, कि अगर आपको अपने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स याद हैं लेकिन आप उसके लिए फिर हम जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको लग रहा है कि 6 कैरेक्टर्स था, 7 कैरेक्टर था, तो आप फाइल नेम की जगह वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन मार्क, उतने क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पर हम पुट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं याद है कि मेरी फ़ाइल का टोटली नेम क्या था, बिल्कुल भी नहीं याद है, नहीं याद कि उसके कैरेक्टर कितने थे, उसकी डायरेक्टरी क्या थी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेरिक साइन। अब लेट्स सपोज मैंने कोई एक डायरेक्टरी ओपन करनी है जो कि मेरी है डॉक फाइल की है, ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप की वो फाइल है, मुझे उसका नेम नहीं याद है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टेरिक हम यूज़ करेंगे, फाइल्स स्टेरिक और देन डॉक, डबल कोट्स में हम लोग ये लिखेंगे स्टेरिक साइन यहाँ पर कि मुझे नहीं याद फाइल का नेम क्या था और वो कितने कैरेक्टर्स की थी। जब कैरेक्टर भी अननोन हो तो हम लोग स्टेरिक देन डॉट DOC कि ये इसकी जो थी हमारे पास एक्सटेंशन थी कि बेसिक टाइप की वो फाइल है। अब इसमें मैंने कोई भी पाथ नहीं दी है किसी डायरेक्टरी का, तो इट मीन्स ये जिस करंट डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में मेरा प्रोग्राम सेव है उस डायरेक्टरी के अंदर मेरी डॉक्यूमेंट टाइप की जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबकी लिस्ट मुझे शो करवा देगा। लेकिन अगर मुझे ये याद है कि मेरी फ़ाइल का नेम जो था वो C से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद 2 डिजिट शॉर्ट थे, मुझे वो नहीं याद है, तो वो 2 मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए डॉट DOC कि वो डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ाइल थी, उसकी एक्सटेंशन C से फाइल का नेम स्टार्ट था, लेकिन नेक्स्ट 2 डिजिट्स मुझे नहीं याद, उसके लेटर्स नहीं याद, तो मैंने उसमें 2 क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो ये था हमारा स्टेरिक और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस कि स्टेरिक किस लिए हम यूज़ करें जब हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी ना पता हो, और कैरेक्टर हम लोग क्वेश्चन मार्क तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पता हो कि मेरी फ़ाइल के इतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो थे वो यूज़ किए जा रहे थे। उसके बाद सेकेंड कमांड जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास किल कमांड। किसी भी फाइल को किल कमांड किस लिए यूज़ होती है, किसी भी फाइल को डिलीट या रिमूव करने के लिए। अब डिलीट फाइल जो थी, डिलीट कमांड जो थी वो हम लोग यूज़ करते थे अपनी लाइन नंबर्स को डिलीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी पूरी की पूरी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग किल कमांड यूज़ करते हैं। सेम इसका भी यही होगा कि हम लोग किल का वर्ड लिखेंगे और जिस भी फाइल को हमने डिलीट करना है उस फाइल को डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम अपनी फाइल का नेम लिख देंगे। सपोज मैंने test.base के नाम की मेरी फ़ाइल थी कि BS उसकी एक्सटेंशन थी, मीन्स वो GW बेसिक की एक फ़ाइल है, GW बेसिक का एक प्रोग्राम है और टेस्ट नेम का वो प्रोग्राम है, मैं वो डिलीट करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने किल test.base कि अब इस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में मैंने अपना ये वाला प्रोग्राम लिख रही हूँ, जिस प्रोग्राम में मैंने किल की कमांड दी है उसी डायरेक्टरी में मेरा ये वाला जो है प्रोग्राम जो है, ये वाले जो फाइल है मेरी रखी हुई है और इसको मैं डिलीट करवाना चाह रही हूँ।
लेकिन अगर ये किसी और डायरेक्टरी में होगी तो मुझे इसका क्या होगा, पाथ देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरी जो ये वाली फाइल है ये किसी डी डायरेक्टरी में है, D:/ एक मैंने उसमें प्रोग्राम नाम का फोल्डर था और उस फोल्डर के अंदर मेरी ये जो थी वो डायरेक्टरी थी, प्रोग्राम था बेस। तो ये चीज़ इस तरह होगा मेरे पास कि मेरी ये डायरेक्टरी है वो एक डी डायरेक्टरी में प्रोग्राम नाम के फोल्डर में मेरा ये वाला प्रोग्राम था जिसको मैंने डिलीट करवाना था। अगर मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो इट मीन्स मेरा ये प्रोग्राम करंट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और वहाँ से डिलीट हो जाएगा, किल हो जाएगा। लेकिन अगर उस डायरेक्टरी में नहीं है, वो किसी और डायरेक्टरी में है, तो मुझे उसका टोटल पाथ देना होगा, पहले डायरेक्टरी नेम, उसके बाद फोल्डर नेम और देन मैंने जो फाइल डिलीट करवानी है उसका नेम। थर्ड वन जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आ जाती है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लिस्ट है, प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, उन सबको एक लिस्ट के फॉर्म में इकट्ठा प्रोग्राम में उसको लोड करेगा और उन सबको वो डिस्प्ले करवा देगा। सेम इसमें भी यही है कि जितनी लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ उतना लाइन नंबर मैं इसमें लिख दूंगी। लिस्ट लाइन नंबर लाइन नंबर 1 और देन लाइन नंबर 2 या जो भी मेरा है। अगर इसमें हम लोग फिर सेकंड का लिखना चाह रहे हैं और आगे इसमें हमारे पास फाइल नेम आ जाएगा कि अगर मैं किसी और फाइल की भी लाइंस जो हैं वो शो करवाना चाह रही हूँ। कि मैंने लिस्ट की एक कमांड यूज़ की, मैंने जो था वो अपना एक इस लाइन नंबर से लेकर फर्स्ट लाइन नंबर से लेकर सेकंड लाइन नंबर तक कि लाइन नंबर स्टार्ट किया मैंने लिस्ट 10 30 और आगे फाइल का नेम था मेरा test.bas कि BAS टेस्ट नाम की एक फ़ाइल थी जिसकी मैंने लाइन नंबर 10 से लेकर 30 तक जो है वो अपने इस करंट प्रोग्राम में शो करवानी है। तो उसके लिए मुझे अगर मैं किसी और फाइल की शो करवाना चाह रही हूँ तो उस फाइल का नेम, लेकिन अगर मैंने इसी फाइल की शो करवानी है, मेरा प्रोग्राम जो है वो लिस्ट नंबर 100 तक पहुँच गया है, प्रोग्राम नंबर का जो प्रोग्राम है वो मेरा लेंथ ही बहुत हो गया, मैं लाइन नंबर 100 पे हूँ, मुझे ऊपर की स्टार्टिंग वाली लाइन्स जो हैं वो डिस्प्ले करवानी है अभी करंट टाइम पर, तो उसमें 10 to 40 सिर्फ ये लिखूंगी मैं, इसमें मैं फ़ाइल का नेम नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे करंट प्रोग्राम की जो है वो ये वाली फाइल्स शो करवानी है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि फाइल्स अगर किसी और फाइल की शो करवानी है तो उसका फाइल नेम देना होगा, लेकिन अगर करंट प्रोग्राम की शो करवानी है तो उसके लिए जस्ट हम लोग लाइन नंबर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोड कमांड। लोड कमांड क्या करती है कि हमारी डिस्क से फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, कि डिस्क से हमारी फाइल्स को मेमोरी में लेकर आती हैं। कि जब हम लोग अपना प्रोग्राम सेव कर देते हैं तो वो हमारा किधर चला जाता है, डिस्क में, और प्रोग्राम जब हम लोगों का करंट पे काम कर रहा होता है तो वो हमारा मेमोरी में होता है। तो उसके लिए अगर हम अपने प्रोग्राम सारे अपनी फाइल्स जो हैं वो डिस्क से मेमोरी में लेकर आनी है तो उसके लिए हमारी जो है वो लोड कमांड यूज़ होती है, लोड डिस्क टू मेमोरी। डिस्क टू मेमोरी में अगर हमने इसको लोड करवाना है, इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, लोड फाइल नेम, कि जो भी फाइल हम जो है वो लोड करवाना चाह रहे हैं, और आर। अब आर जो इसमें हम लोग लिखते हैं ये हमारे पास ऑप्शनल है। आर का मतलब ये है कि हम लोगों ने लोड करवाने के बाद उसको साथ ही एग्जीक्यूट भी करवाना है या फिर हमने उसको रन भी करवाना है। अब सपोज मैं ये प्रोग्राम अपना कर रही हूँ सेव डी डायरेक्टरी में, लेकिन मैंने जो फाइल लेनी है मेरी डी डायरेक्टरी में, ये मेरा प्रोग्राम सेव है और उसी से मैंने एक फ़ाइल को ओपन करवाना है, लोड करवाना है मेमोरी में। तो यहाँ पर मैं उस फाइल का नेम लिख दूँगी 10.bas, अब कोमा आर, मैंने साथ आर लिख दिया। तो ये क्या होगा, मेरा ये प्रोग्राम लोड होगा और साथ ही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो रन करके उसका मुझे रिजल्ट भी दे देगा। अगर आप इसके सिंटेक्स में आर नहीं भी लिखते हैं तो इट्स ओके, कोई भी आपका सिंटेक्स जो है वो रॉन्ग कंसीडर
नहीं होगा। आर किस लिए यूज़ हो रहा है आपका, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कि प्रोग्राम को लोड करने के बाद फ़ौरन से वो एक बार एग्जीक्यूट भी करवा देगा। लेकिन अगर मेरा जो प्रोग्राम है वो इस करंट डायरेक्टरी में नहीं है, किसी और डायरेक्टरी में है, तो उसके लिए मुझे इसको कंप्लीट पाथ देना होगा डी। सपोज डी डायरेक्टरी से एक प्रोग्राम लेना है, प्रोग्राम्स एंड देन 10.bas, ये चीज़ कि वो डी डायरेक्टरी से प्रोग्राम वाले फोल्डर से 10.bs नाम का जो फोल्डर फाइल है उसको वो लोड करवा देगा हमारे पास डिस्क से मेमोरी में, ये चीज़ था। और इसमें भी यही है कि यहाँ पर मैंने आर नहीं लिखा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, मेरा ये वाला प्रोग्राम जो है जो डी डायरेक्टरी से उसने लिया है वो वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा फ़ौरन से, लेकिन जो मैंने डायरेक्ट इसके साथ आर लिखा था ये वाला जो था ये फ़ौरन से मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है mkdir। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी सब डायरेक्टरी बनाने के लिए, कि किसी भी फाइल के अंदर किसी भी जो हमारी डायरेक्टरीज है उसके अंदर हम एक सब डायरेक्टरी, एक सब फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका भी सेम सिंपल सिंटैक्स है, जस्ट mkdir एंड देन उसके बाद फाइल का नेम, जो भी जिस भी नेम की हम फाइल जो है वो बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें हम 63 करैक्टर से एक्सीड फाइल का नेम नहीं कर सकते। कि 63 करैक्टर से हम लोग फाइल का नेम जो हम लोगों ने यहाँ पर लेना है उसको हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते हैं। अब फाइल नेम सपोज मैं यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ, इसमें भी सेम यही है कि अगर हम लोग जो है अगर सिंपल उसी डायरेक्टरी में हमने फोल्डर बनाना है उसी डायरेक्टरी में, तो सिंपल हम लोग इसको फाइल का नेम दे देंगे। लेकिन अगर किसी और डायरेक्टरी में बनाना है, हमने सपोज ई डायरेक्टरी में हम बनाना चाह रहे हैं, एक हमारा इसमें लेक्चर्स के नेम का फोल्डर है, उसमें हमने 10th लेक्चर के नेम से बनाना है एक डायरेक्टरी, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। सॉरी लास्ट पे स्लैश नहीं आएगी कि ई डायरेक्टरी में लेक्चर्स नेम की एक डायरेक्टरी थी, उसकी सब डायरेक्टरी मैंने बनानी थी 10th लेक्चर, तो इस तरह इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मैंने किसी और में लेना था। लेकिन अगर हम इसी डायरेक्टरी में बनाना चाह रही थी तो सिर्फ क्या होगा, 10th लेक्चर हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास 11 डायरेक्टरी, वो हमारे पास आ जाती है नेम डायरेक्टरी। कि हमने अपनी डायरेक्टरी का नेम चेंज करना है, हमने अपनी फाइल का नेम चेंज करना है, तो उसका हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा, फाइल का नेम चेंज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू चेंज फाइल नेम। अब सिंटैक्स इसका क्या होगा, नेम का वर्ड हम लोग अपनी कमांड का नेम लिखेंगे, उसके बाद ओल्ड फाइल नेम, पहले हम लोग अपनी प्रीवियस फाइल का नेम लिखेंगे जो भी था, एज न्यू फाइल नेम, कि पहले हम लोग उसका प्रीवियस नेम लिखेंगे जो उसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम था, उसके बाद एज, उसके बाद देन हम लोगों ने अपना न्यू नेम लिखना है जो भी हम उस फाइल को न्यू नेम देना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ़ाइल का नेम था test.bas, इसका नाम मैं चेंज करना चाह रही हूँ test.bas एज lecture.bas। अब क्या होगा कि मेरी टेस्ट नेम की जो फाइल थी वो चेंज होकर लेक्चर नेम से रिप्लेस हो जाएगी, कि उसका नेम जो है वो टेस्ट की जगह लेक्चर हो जाएगा। अब सिंपल सा हमारा था कि जितने भी ये कमांड्स हम लोग कर रहे हैं सिंटैक्स इनका बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है हमने आगे वो पर्पज़ लिखना है और स्टार्ट में सिर्फ उस डायरेक्टरी का नेम लिखना है, उस कमांड का हम लोगों ने
नेम लिख देना है। देन हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो हमारी कमांड है रीनम। ये था हमारे पास नेम, नेक्स्ट है हमारे पास रीनम। नेम कमांड में हमने क्या किया था, हमने अपनी फाइल का नेम चेंज किया था। रीनम कमांड में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी फाइल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमारी लाइन नंबर है उनको हम लोगों ने चेंज करना है, उनका लाइन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं हम। तो चेंज लाइन नंबर, लाइन नंबर को चेंज करने के लिए इसको जो है हम लोग ये वाली कमांड यूज होती है। अब इसमें क्या है, अब लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 10 से स्टार्ट होता है और उसमें 10 का इंक्रीमेंट आता है। अब होगा क्या इसमें कि मैंने अपना एक प्रोग्राम लिखा था 10, 20, 30, 40, 50, 60, एक फ्लो में मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था। अब मैंने वो लाइन, जो मैंने यहाँ लाइन 30 पे आनी चाहिए थी, वो मेरी यहाँ लाइन 70 पे आ रही थी। मैं इसको चेंज करके लाइन नंबर 30 करना चाह रही हूँ और इसको 70 करना चाह रही हूँ, इन दो को चेंज करना चाह रही हूँ मैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीनम, पहले प्रीवियस वाला लाइन नंबर और देन जो न्यू वाला लाइन नंबर मैं उसको देना चाह रही हूँ वो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या करता है कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। मैं चाह रही हूँ 20 के बाद मेरी डायरेक्ट लाइन नंबर 70 आनी चाहिए, 30 नहीं आए, 30 जो है वो मेरी 70 पे चली जाए। तो उसके लिए जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे रीनम की कमांड, जिससे हम अपना लाइन नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब पहले इसमें हम लोग अपना प्रीवियस नेम, न्यू वाला नेम लिखते हैं। न्यू नेम मैंने इसको देना है न्यू लाइन नंबर, ओल्ड लाइन नंबर, और अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट भी चेंज करवाना चाह रही हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 10 का इंक्रीमेंट है, न्यू लाइन नंबर देने के बाद मैं इसका इंक्रीमेंट भी चेंज करवाना चाह रही हूँ। लेकिन इस वाला, ये हमारे पास सिंटैक्स है कि पहले हम लोग न्यू वाला लाइन नंबर लिखते हैं, देन ओल्ड वाला, कि वो न्यू वाला जो है वो ओल्ड वाले से रिप्लेस हो जाएगा, और उसमें अगर हम इंक्रीमेंट भी चेंज करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंक्रीमेंट आ रहा है, अगर 10 के अलावा कोई और इंक्रीमेंट देना चाह रहे हैं हम 20 का, 30 का, तो हम वो भी इसमें राइट कर सकते हैं। अब मैंने 30 की जगह 70 को रिप्लेस करवाना है, तो रीनम, न्यू लाइन नंबर मेरे पास है 70 और प्रीवियस क्या था 30, लेकिन इसके इंक्रीमेंट को मैं नहीं चेंज करवाना चाह रही हूँ, तो जस्ट मैंने प्रीवियस और न्यू का लाइन नंबर लिखा है। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट भी चेंज करवाना चाह रहे हो तो रीनम, सपोज 40 को जो है वो हम लेकर आना चाह रहे हैं 80 पर और इंक्रीमेंट देना चाह रहे हैं 20 का, तो लाइन नंबर 40 जो है वो 80 पर चला जाएगा और कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा उसके बाद 10 का, 20 का जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो 10 का हो रहा था वो वाला अब नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाती है लास्ट कमांड, हमारे पास RMDIR, जो हमारी कमांड आज के लेक्चर की हमारी लास्ट कमांड है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कमांड्स के जो नेम है वो हमेशा कैप्स में ही आने चाहिए, आपने उनको कभी भी स्मॉल में नहीं लिखना है, वो फिर आपकी कमांड्स कंसीडर नहीं होंगी। अब जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस में हमने एक कमांड देखी थी MKDIR, ये कमांड जो थी ये हम लोग यूज़ कर रहे थे एक सब डायरेक्टरी को बनाने के लिए, लेकिन अब ये जो हमारी कमांड है RMDIR, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी भी सब डायरेक्टरी को रिमूव या डिलीट करने के लिए। कि ये कमांड जो हम लोगों ने भी यूज़ की थी MKDIR, ये हमने यूज़ की थी किसी सब डायरेक्टरी को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और ये जो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे ये हम डिलीट या रिमूव करने के लिए सब डायरेक्टरी को यूज़ करेंगे। सेम सिंटैक्स इसका भी है कि हम लोग अपनी कमांड का नेम लिखेंगे और आगे हम फाइल का नेम लिख देंगे। अगर तो फाइल नेम करंट डायरेक्टरी में है तो सिर्फ फाइल का नेम आएगा, और अगर फाइल किसी और डायरेक्टरी की है तो प्रॉपर उसका पाथ आएगा। सॉरी, यहाँ पे फाइल नेम नहीं, पाथ नेम आएगा हमारे पास, कि कंप्लीट हमने पाथ देना है कि हमने किस डायरेक्टरी से, किस फोल्डर से और उस किस सब डायरेक्टरी को डिलीट करना है।
ई डायरेक्टरी से प्रोग्राम नाम का फ़ोल्डर है हमारे पास एक, उसमें एक सब डायरेक्टरी है test.bas, इसको हम लोग रिमूव करवा देंगे। इसमें क्या होगा, हमारा ये वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा। RMDIR में हमारी जो ई डायरेक्टरी है उसमें प्रोग्राम नाम का एक फ़ोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, उसकी सब डायरेक्टरी जो है वो test.base है, जिसको वो डिलीट कर देगा। कमांड जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं आज के लेक्चर की। देन नेक्स्ट जो है वो हम लोग अब इसमें स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम्स हम इस लेक्चर में देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट सेम है। इनमें से एक मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट वाला जो है वो आप लोग खुद से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है 2.11। इस प्रोग्राम में हमें वो कह रहा है कि अ यूज़र राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by a car moving at average speed of v meter per second in time t. The program should input average speed and time. Average speed time हमने उनसे लेनी है और हिंट वो हमें दे रहा है कि इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड t. v हमारे पास क्या है, स्पीड, और t हमारे पास क्या है, टाइम। तो सबसे पहले यही कि हम लोगों ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। CLS स्क्रीन क्लियर करवाई। उसके बाद हमें वो कह रहा है कि आपने यूज़र से लेना है इनपुट और उसके लिए आपने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इनपुट एंटर स्पीड, स्पीड के लिए v वेरिएबल, देन इनपुट एंटर टाइम। अब हमने लेना है टाइम, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं t। अब स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, s इज इक्वल्स टू s हम लोगों ने इसमें यूज़ किया। जो फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना था, इसका फॉर्मूला है हमारे पास v स्टेरिक t। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देन प्रिंट डिस्टेंस। आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जो स्टेटमेंट भी यहाँ डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज़ आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाती है। देन एंड। अब क्या हमने इस प्रोग्राम में किया कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, जिनमें हम लोगों ने अपनी इनपुट करवाई थी स्पीड और टाइम। एंटर स्पीड, स्पीड के लिए हमने v का वेरिएबल लिया, टाइम के लिए हमने t वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने एक s वेरिएबल लिया जिसमें हमने अपने डिस्टेंस जो भी हमारा कवर बाय कार होगा उसमें रिजल्ट स्टोर करवाना था v और t का। इनको हमने मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला जो हमारा है, देन s में हमारा इसका रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा और प्रिंट हमने उसका करवा देना है डिस्टेंस। s में डिस्टेंस हमारा स्टोर था, वो हमारा इधर डिस्टेंस के आगे जो है वो शो हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है राइट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। उसमें भी आपको उसने यही कहा है कि आपने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है वेरिएबल्स को लेने के लिए। मीन्स जो वैल्यूज़ आपको सिलेंडर ऑफ अ वॉल्यूम के लिए चाहिए होंगी उसके लिए आपने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, आपने खुद से कंसीडर नहीं करनी है। जैसे हमने यहाँ पर v और t जो था, स्पीड और टाइम, यूज़र से लिया था हमने, इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपने यूज़र से ही उसको लेना है। इन प्रोग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और कमांड्स की भी। होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरा।